हेलो बच्चों, देखो क्लास में हम चैप्टर पढ़ रहे थे रासायनिक साम्यावस्था और उसमें टॉपिक पढ़ रहे थे लासा-तेलिए का नियम। इसकी डेफिनेशन वगैरह पढ़ चुके थे, कुछ एग्जाम्पल्स करने हैं और डेफिनेशन को मैं दोबारा से बताता हूँ। देखो वैज्ञानिक लोग सोचते किस तरह से हैं। एक आप इस चैप्टर में पढ़ रहे थे कि उत्क्रमणीय अभिक्रियाएं क्या होती हैं। मान लो कोई उत्क्रमणीय अभिक्रिया है, एक तरफ आपके रिएक्टेंट्स होते हैं अभिकारक और दूसरी तरफ आपके उत्पाद यानी कि प्रोडक्ट होते हैं। अब उत्क्रमणीय अभिक्रिया का सीधा सा मतलब क्या होता है, अगर ये अभिकारक है, अभिकारक से फॉरवर्ड रिएक्शन से उत्पाद बना, आपका प्रोडक्ट बना, तो प्रोडक्ट से बैकवर्ड रिएक्शन के द्वारा आपका क्या बन जाएगा, रिएक्टेंट बन जाएगा। ठीक, अभिकारक से उत्पाद और उत्पाद से अभिकारक बनने की प्रक्रिया जिस अभिक्रिया के द्वारा हो जाए उस अभिक्रिया को आप उत्क्रमणीय अभिक्रिया रिवर्सिबल रिएक्शन कहते हैं। ठीक है बच्चों, अब देखो लासा-तेलिए ने सोचा भाई हमें अभिकारक से उत्पाद बनाना है, हम चाहते तो यह है कि अधिक मात्रा में उत्पाद बने, लेकिन उत्पाद तो बनेगा, लेकिन उत्पाद फिर से किस में चेंज हो रहा है, अभिकारक में। आपको जरूरत तो है उत्पाद बनाने की, उत्पाद बन रहा है, लेकिन उत्पाद ऑटोमेटिक अभिकारक में चेंज हो रहा है, तो उत्पाद की अधिक मात्रा कैसे प्राप्त होगी। तो इसके लिए लासा-तेलिए ने अपना दिमाग लगाया, बोले कुछ ऐसा करो। कैसा करो, बोले इस रिएक्शन की रेट बढ़ा दो, इसकी दर बढ़ा दो और इसकी दर रोक दो। भाई बैकवर्ड रिएक्शन अगर हम रोक दें, बैकवर्ड रिएक्शन को क्या कर दें, स्टॉप कर दें। अगर बैकवर्ड रिएक्शन स्टॉप हो जाएगी और फॉरवर्ड रिएक्शन प्रोसीड होगी तो सिर्फ आपका प्रोडक्ट बनेगा। जब प्रोडक्ट बन गया तो ये रिएक्शन आपने रोक दी, तो प्रोडक्ट से फिर रिएक्टेंट नहीं बनेगा। समझे? ये लॉजिक लगाने के लिए इन्होंने कहा, बोले इस रिएक्शन पे आप टेम्परेचर का इफेक्ट डालो। बोले टेम्परेचर को कम करो, टेम्परेचर को ज्यादा करो, ताप को बढ़ाओ, ताप को घटाओ। बोले इस रिएक्शन पे प्रेशर का इफेक्ट डालो, दाब बढ़ाओ, दाब घटाओ, क्या करना पड़ेगा, कुछ तो करना पड़ेगा। और एक तीसरी चीज थी आयतन, कंसंट्रेशन या सांद्रता। इन तीन चीजों के बारे में जिक्र किया। अच्छा, ऐसा तो नहीं है कि हम अपने मन में ही सोचे बैठे कि अभिकारक से उत्पाद बना, हमने टेम्परेचर कम कर दिया, टेम्परेचर ज्यादा किया, जब मन में आया ज्यादा कर दिया, जब मन में आया कम कर दिया। ऐसी ना आप दाब के साथ कर सकते, दाब को आप अपनी मर्जी से कम नहीं कर सकते, अपनी मर्जी से ज्यादा नहीं कर सकते, तो इसके लिए भी तो कोई ना कोई नियम होगा। तो इसी बात को पूरा एक्सप्लेन करने के लिए लासा-तेलिए ने नियम दिया था। ये कहते हैं अगर किसी उत्क्रमणीय अभिक्रिया पर टेम्परेचर, प्रेशर और कंसंट्रेशन में चेंज किया जाए तो जो आपका साम्यावस्था है, इक्विलिब्रियम, वो उस ओर विस्थापित होगा जिधर किए गए प्रभाव दूर होगा, जिधर किए गए परिवर्तन का प्रभाव दूर होगा। अब देखो टेम्परेचर कब बढ़ाएंगे कब घटाएंगे, ये बातें समझनी जरूरी है। अगर आपको ये पता चल गया कब टेम्परेचर बढ़ाएंगे कब टेम्परेचर घटाएंगे तो सारी बातें क्लियर हो जाएंगी, पूरा लासा-तेलिए का नियम समझ में आ जाएगा और कोई भी उत्क्रमणीय अभिक्रिया के लिए समझ में आ जाएगा कि टेम्परेचर कम रखेंगे या ज्यादा। इतना महत्वपूर्ण टॉपिक है, आप किसी भी क्लास में हो, 11th 12th BSc या कुछ भी, अगर आप केमिस्ट्री पढ़ते हैं तो ये चीज जाननी जरूरी है। देखो समझते हैं इसे। हम सबसे पहले देखते हैं इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर। क्या देखते हैं, ताप का प्रभाव, के ताप किस तरह से रिएक्शन में ज्यादा या कम करते हैं। अब उसके लिए आपकी दो तरह की रिएक्शन होती हैं। टेम्परेचर के अकॉर्डिंग रिएक्शन आपकी दो तरह की हैं। एक कहलाती है आपकी ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया, एक्सोथर्मिक रिएक्शन। ठीक, क्या होती है अभी थोड़ी देर में सुनते हैं इसे। और दूसरी होती है ऊष्माशोषी अभिक्रिया। ठीक है, ऊष्माशोषी अभिक्रिया, ये दो तरह की है, एक्सोथर्मिक, एंडोथर्मिक, दो तरह की रिएक्शन है। एक्सोथर्मिक क्या होती है, ऊष्माक्षेपी अभिक्रियाएं क्या होती हैं, जिनमें ऊष्मा निकलती है, उत्पाद बनेगा, उत्पाद के साथ साथ हीट निकलेगी, प्लस क्या, हीट।
अगर हीट निकलती है तो आपकी रिएक्शन है एक्सोथर्मिक, ऊष्माक्षेपी। और अगर आपको रिएक्शन कराने के लिए हीट देनी पड़ती है, अगर देनी पड़ती है तो रिएक्शन होगी आपकी ऊष्मा शोषी, एंडोथर्मिक रिएक्शन। ठीक है, अब इन चीजों को भी अभी समझ लेंगे कैसे क्या होता है। अब लासातेलिए ने कहा अगर रिएक्शन आपकी ऊष्माक्षेपी है, एक्सोथर्मिक रिएक्शन है, और आप चाहते हैं फॉरवर्ड रिएक्शन का रेट बढ़ जाए, तो आपको टेम्परेचर कम रखना पड़ेगा, टेम्परेचर को डिक्रीज कर दो। ठीक है, और अगर रिएक्शन ऊष्मा होती है तो टेम्परेचर को आप इंक्रीज कर दो, टेम्परेचर बढ़ा दोगे उत्पाद ज्यादा बनेगा, फॉरवर्ड रिएक्शन का रेट बढ़ जाएगा। ठीक, अभी विद एग्जाम्पल पूरा प्रैक्टिकल करके देखेंगे इस पे हम। ठीक, तो ये बात रही टेम्परेचर के बारे में। अब यहीं पर आ गया इफेक्ट ऑफ प्रेशर, दाब के प्रभाव में क्या कहते हैं ये। अगर आपको किसी भी रिएक्शन पे दाब का प्रभाव डालना है तो दाब के प्रभाव में आपको अभिकारक और उत्पाद के मोलों की संख्या में परिवर्तन देखना है कि कितना परिवर्तन हुआ, कम हुए कि ज्यादा हुए। ठीक है, अब देखो, अब आप कहोगे ये पता कैसे चलेगा हमें कम हुए या ज्यादा हुए। ठीक, तो कम या ज्यादा के लिए इन्होंने क्या कहा, बोले अगर मोलों की संख्या, रिएक्शन के अंदर मोलों की संख्या कम होती है, क्या होती है, मोलों की संख्या कम होती है। जब मोलों की संख्या आपकी कम होगी तब आप प्रेशर अधिक रखेंगे, इंक्रीज कर दोगे। ठीक, और अगर मोलों की संख्या अधिक है, अगर मोलों की संख्या अधिक है तो प्रेशर आपको कम रखना पड़ेगा, तब जाके आपका उत्पाद अधिक प्राप्त होगा। समझे क्या नहीं? अभी सब चीज समझते हैं, एक लास्ट चीज और है, इफेक्ट ऑफ कंसंट्रेशन, सांद्रता का प्रभाव। इसे कई जगह आयतन का परिवर्तन देखा जाता है, लिखा मिलेगा आयतन का प्रभाव या आयतन में परिवर्तन। तो इसमें कुछ नहीं करना है, सिंपल सी बात याद रखनी है, अभिकारकों की, रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन जितनी ज्यादा होगी प्रोडक्ट उतना ही ज्यादा मिलेगा। ठीक, ये तीन चीजें हो गई। अब देखो इस आधार पे कुछ एग्जाम्पल है, मैं 3 एग्जाम्पल आपको कराता हूं। एक लिखा है N2 + 3H2 और 2NH3, ये रिएक्शन आपने पढ़ रखी है, हैबर विधि की रिएक्शन है। ठीक, और इसमें आपका निकलता है Q कैलोरी एनर्जी, पहली रिएक्शन। दूसरा एग्जाम्पल आपका है N2 + O2, यहां से बनेगा 2NO, नाइट्रिक ऑक्साइड, और यहां है -Q कैलोरी, क्या है, -Q कैलोरी। और एक लास्ट एग्जाम्पल और देखते हैं हम PCl5 का, किसका, PCl5 का। PCl5 का वियोजन कराते हैं हम, वियोजन मतलब डिसोसिएशन, तोड़ देना। तो ये भी एक रिवर्सिबल रिएक्शन है, उत्क्रमणीय साइन लग गया। ये टूटता किसमें है, PCl3 + Cl2, और इसमें भी -Q कैलोरी। ठीक है, अब यहां पर समझते हैं कि तीनों रिएक्शन में किसमें आपको टेम्परेचर कम करना है, कब ज्यादा करना है, कब आपका प्रेशर बढ़ाना है, कब प्रेशर घटाना है। ठीक, सबसे पहली रिएक्शन पे आ जाओ। इसमें टेम्परेचर देखो आपको क्या ज्यादा बनाना है। भाई रिएक्शन का मतलब है कि नाइट्रोजन हाइड्रोजन को मिलाओ, अमोनिया बनाओ, और अमोनिया बनते ही ये अमोनिया नाइट्रोजन हाइड्रोजन में टूट जाएगी। आपको बनानी अमोनिया थी, उससे फिर नाइट्रोजन हाइड्रोजन बन गया, तो अमोनिया कैसे प्राप्त करोगे। तभी तो लासातेली अपना नियम लेके आए, इन्होंने कहा टेम्परेचर को कम या ज्यादा करो। तो बताओ इसमें टेम्परेचर कैसा, तो कैसा होगा, सुनो। सबसे पहले हम देखते हैं रिएक्शन कैसी है। टेम्परेचर के लिए आपको रिएक्शन देखना जरूरी है कि ऊष्मा छेपी है या ऊष्मा शोषी है। तो देखो मैंने कहा था अगर +Q कैलोरी निकलती है तो छेपी का मतलब निकलना, तो +Q कैलोरी, तो ये रिएक्शन आपकी कैसी है, ऊष्मा छेपी अभिक्रिया है। कैसी है बच्चों, ऊष्मा छेपी अभिक्रिया।
अगर ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया है और आपने ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया में इस वाली अभिक्रिया का वेग बढ़ाना है, इसका मतलब यह है कि इन दोनों से अमोनिया ज्यादा बन जाए। तो लिखा है ऊष्माक्षेपी अभिक्रियाओं में टेम्परेचर कैसा कम रखना पड़ेगा, तो टेम्परेचर लो, टेम्परेचर कैसा लो। ठीक, अगर कहीं आपने इसमें कर दिया टेम्परेचर बढ़ा दिया, टेम्परेचर बढ़ाओगे तो इस रिएक्शन की स्पीड बढ़ जाएगी, तो अमोनिया बनते ही नाइट्रोजन हाइड्रोजन में टूटने लग जाएगी, अमोनिया बनेगी नहीं। तो अमोनिया बनाने के लिए टेम्परेचर कैसा लो, और लो टेम्परेचर कैसे पता चला, क्योंकि रिएक्शन कैसी है, ऊष्माक्षेपी। ठीक है, बहुत अच्छे। अब देखो प्रेशर, हमें देखना है दाब कैसा रखना पड़ेगा। दाब आप इसमें लो रखेंगे या हाई रखेंगे, तो दाब के लिए क्या किया था हमने, मोलों की संख्या देखी थी, नंबर ऑफ मोल्स। अगर नंबर ऑफ मोल्स कम है तो प्रेशर ज्यादा, नंबर ऑफ मोल्स अधिक है तो प्रेशर कम। नंबर ऑफ मोल्स देखो, हाइड्रोजन के 3 और नाइट्रोजन का 1 मोल, तो 3 और 1 4, और इधर अमोनिया के 2, तो इधर तो 4 है और इधर 2, तो मोलों की संख्या क्या हो गई, कम हो गई, मोलों की संख्या घट गई। और जब मोलों की संख्या घटती है तो आपका प्रेशर कैसा रहता है, हाई। अगर इसमें हाई प्रेशर रखेंगे तब अमोनिया ज्यादा बनेगी। भाई इस रिएक्शन की रेट बनानी है, फॉरवर्ड रिएक्शन की, इसकी रेट बनाने के लिए टेम्परेचर लो, प्रेशर हाई। ठीक, और कंसंट्रेशन में आपको कोई जिक्र नहीं करना है, कंसंट्रेशन में आपका क्या है, N2H2 की कंसंट्रेशन ज्यादा। अगर ये ज्यादा होगा तो अमोनिया ज्यादा बनेगी, सीधी सी बात है। ठीक है बच्चों, तो आप समझ में आया कि इस रिएक्शन में अगर हमने टेम्परेचर हाई कर दिया तो इस रिएक्शन का रेट बढ़ेगा, लो रखा तो इसका, और हम चाहते इसका बढ़े क्योंकि अमोनिया बनानी है। ऐसे प्रेशर का हिसाब है, प्रेशर अगर लो कर दिया तो इसका रेट बढ़ जाएगा, और हाई कर दिया तो इसका, और इसका बढ़ा तो अमोनिया ज्यादा बन गई। ये तो उद्देश्य था हमारा। तो लासा-तेलिए के नियम में पहला एग्जाम्पल अमोनिया हैबर विधि समझ में आ गया। दूसरा देखो N2O2 से 2NO। सबसे पहले रिएक्शन देखो, -Q कैलोरी, और -Q कैलोरी का मतलब क्या है बेटा, ये रिएक्शन ऊष्मा शोषी है, मतलब इसे इधर लेके आओ प्लस, N2 और O2 को Q कैलोरी एनर्जी देनी पड़ेगी तब NO बनेगा। तो रिएक्शन कैसी है आपकी, ऊष्मा शोषी रिएक्शन है। और ऊष्मा शोषी अभिक्रियाओं में आपको क्या करना पड़ेगा, टेम्परेचर देखो, ऊष्मा शोषी के लिए टेम्परेचर कैसा रहता है, टेम्परेचर हाई। ठीक है, तो इसमें टेम्परेचर तो हो गया हाई, अपोजिट कर दो बिल्कुल। अब देखो प्रेशर का इफेक्ट देखना है, तो टेम्परेचर का बात आ गया समझ में, क्योंकि रिएक्शन ऊष्मा शोषी है। अब प्रेशर में देखो, प्रेशर में नंबर ऑफ मोल्स देखते हैं, N2 का 1, O2 का 1 2, और इधर NO के भी 2। अब आप कहोगे सर इसमें ना तो मोलों की संख्या कम हो रही है ना ज्यादा हो रही है, 2 इधर है 2 इधर है। इसका मतलब है इस रिएक्शन पे प्रेशर का कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। प्रेशर आप कम भी रख सकते हो और ज्यादा भी रख सकते हो, प्रेशर का इस अभिक्रिया पर कोई प्रभाव नहीं। इस रिएक्शन में NO ज्यादा बनाने के लिए सिर्फ और सिर्फ टेम्परेचर ज्यादा कर दो, NO ज्यादा बन जाएगा। ठीक है, और बिल्कुल सेम रिएक्शन यहाँ पर एक ये दे रखी है, ये भी आपकी कैसी है, ऊष्मा शोषी अभिक्रिया। ऊष्मा शोषी है तो टेम्परेचर कैसा, हाई। अब प्रेशर के लिए क्या देखते हैं, प्रेशर के लिए आप देखते हैं नंबर ऑफ मोल्स। इधर PCl5 का 1 है, इधर देखो 1 और 1 2, इधर 1 इधर 2, नंबर ऑफ मोल्स बढ़ गए। और जब नंबर ऑफ मोल्स बढ़ते हैं तो प्रेशर कैसा, कम। तो हाई टेम्परेचर लो प्रेशर रखने पर PCl5 का वियोजन अधिक होगा। ठीक है, PCl5 ज्यादा टूटेगा। तो ये आपका लासा-तेलिए का पूरा नियम फिनिश हो गया। आपके 3 एग्जाम्पल हो गए, तो पूरा बहुत अच्छे से आपको समझ में आ गया होगा। अगर समझ में आया हो तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करना। ठीक है, थैंक यू।